जितना थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, आई कैन ऑलरेडी से दैट हाउ इंस्पिरेशनल हर जर्नी इज, जो हम उन्हीं से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम सहर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैरी फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक, थैंक यू सो मच। सर, हमें पहले प्लीज अपने बारे में बताएं। आपकी फाइनल, आपने बताया कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन स्पेन कैसे बनी, हम्म। और बिकॉज आपने मुझे थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि आपका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहा है, हम्म। एटलीस्ट फ्रॉम अदर वुमेन। हम्म। तो आप उसके बारे में बताना शुरू करेंगे? जी मैरी, बेसिकली आपको पता है यहाँ पर जो भी फैमिलीज का फैमिली रियूनियन होता है, यूजुअली फादर्स आते हैं, हस्बैंड्स आते हैं, अपने स्पाउस को बुलाते हैं या फिर अपने बच्चों को बुलाते हैं। तो मेरा टोटली डिफरेंट था बिकॉज मैं 2004 से यहाँ पर विजिट करती हूँ हमेशा बार्सिलोना को। हम लोग यूरोप आते थे, हस्बैंड में और मेरा बेटा, और हम लोग चले जाते थे। हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती थी, लेकिन बार्सिलोना हमेशा हमारी डेस्टिनेशन में से वन ऑफ द बेस्ट जो हमें जाना होता था हमेशा। 2007 में जब हम लोग यहाँ पर आए सिर्फ विजिट करने के लिए, तो स्पॉन्टेनियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और हम लोग भी यहाँ पे इमिग्रेशन ले लेते हैं। मेरे लिए वो चीज इतनी आप बिलीव नहीं करोगी। मैं तो उस चीज को एक्सेप्ट शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं 17 डेज के लिए आई थी। 13 मई को मेरे फाइनल एग्जाम्स थे मास्टर्स के। और आप सोचो, मैं 2 ईयर से पढ़ रही थी, मास्टर्स कर रही थी, और आपको पता लगे कि आप एंड पे जाके अपना मास्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और मैं बिल्कुल ऐसे थी, शैटर्ड हो गई थी बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, यूजुअली वाइफ्स जो हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। मैंने कहा आप ऐसा करें, मैंने सुना है यहाँ पर पारिखादेज होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, आप वो सब कुछ कर लीजिए, मुझे यहाँ से जाने दे। क्योंकि आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, और मुझे बस ऐसे था। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी अपने लॉस के साथ, और एकदम से आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ आई ना हो कि आपने यहाँ पर रहना है, या 3 इयर्स के लिए आपको यहाँ पर आप स्टक हो जाते हो। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी एक आप कह लो, पता नहीं, मुझे जैसे किसी ने आसमान से उठा के जमीन पे फेंक दिया। लेकिन खैर, इस प्रोसेस को टाइम लगा। मैं जब ऊपर से, जब हम लोग कभी बीच पे, आपको पता है बार्सिलोना इज फुल ऑफ प्लायाज, हम लोग हमेशा प्लायाज पे जब जाते थे, मैं जब ऊपर से प्लेन्स को जाते हुए देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था, उफ, पता नहीं मैं किस दिन बैठूंगी, मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। लेकिन खैर, इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, वेरी टफ टाइम, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास पेपर्स नहीं होते तो आपको घर भी नहीं मिल सकता, और आप जॉब भी नहीं कर सकते। और आपको पता है, एक फीमेल होने की हैसियत से, अगर आपको मेल्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ तो आप शेयर कर सकते हो ना रूम, लेकिन उसके अलावा बाकी अपार्टमेंट आपको दूसरे मेल्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर आप हम 1.5 मंथ होटल्स में रहे, लेकिन होटल्स में भी आप कितना टाइम रह सकते, मतलब ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि अगर आपने 3 इयर्स यहाँ पर रहना है। और आप फिर, हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे यहाँ पर, बहुत ही कम लोगों को जानते थे। जिनको भी जानते थे उनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं थी वहाँ। या मुझे कोई, हम लोग को इस टाइम कोई सपोर्ट करता कि नहीं जी, मेरी फैमिली, आप लोग हमारे साथ आके जो है शेयर कर लीजिए अपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू के टाइम पे बहुत टफ रहा, हमने बहुत ज्यादा जगह चेंज की। हमने लोगों को कहा हम आपको पे करते, हमें सेपरेट घर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी इस टाइम पे, मैं एक और चीज आपको बताना जरूरी समझूंगी कि इस टाइम पे मैं हेल्थ के एक बड़े टफ फेस के थ्रू जा रही थी, जबकि मुझे एक बड़ी रेयर डिजीज डायग्नोस हुई थी। इट्स काइंड ऑफ पिगमेंटेड टाइप, ये जॉइंट का एक प्रॉब्लम होता है, जो मेरे हिप जॉइंट को इस बीमारी ने अटैक किया था। और उसके बाद ऐसे था कि आई वॉज यूज टू मतलब मैं लिम्पिंग के साथ चलती थी, मैं सही से चल ही नहीं सकती थी। वो इतना पेनफुल टाइम होता था, जो मुझे 2-3 कदम भी चलने पड़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था मैं कैसे चलूं। मतलब आपको पता है पाकिस्तान में हम लोग कितने यूज टू होते हैं। ओके, यहाँ आने के बाद आपको ये डिसीज हुई? मेरी बेसिकली मुझे कुछ टाइम से पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे भी काफी डॉक्टर से मतलब इनके कंसल्ट किया, लेकिन वहाँ पर इन चीजों का इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास आप मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपने वॉक नहीं करना होता जिस तरह की हम लोग की लाइफ जो है। अब मैं समझती हूँ कि हमारी वो एक अनहेल्दी लाइफ है, लेकिन अब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूं, मुझे मेट्रो तक जाना मुश्किल लगता था, मुझे बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल लगती थी, क्योंकि मेरे लिए चलना बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट स्टिल वो टाइम था,
गुजर गया। और उस टाइम को सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने अपनी लाइफ का शायद वो बेस्ट डिसीजन लिया था बार्सिलोना में रहने का। और अभी मैं अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुश हूँ बार्सिलोना के साथ। आई फील जी जी उस प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा और हमें बताएं कि जब आप उस अराइवल के प्रोसेस से गुजर रही थी, तब हम्म आप ये कितना टफ था? आपने बताया, मतलब डिटेल में बताना पसंद करेंगी कि एक तो घर का मसला था कि आपको एक प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, उसके अलावा और क्या क्या? क्योंकि आपको जॉब भी ढूंढना पड़ती होगी उस वक्त। एग्जैक्टली हस्बैंड क्योंकि साथ ही रहे, फिर आपके आपके हम्म के साथ में थी, कितना टाइम आपको अकेले रहना पड़ा? वुड यू लाइक टू गेट इन डिटेल? जी ऑफ कोर्स हाँ मेरी हुआ ऐसे था कि जब हम लोग आए थे मेरा बेटा उस टाइम पे आई गेस 7 इयर्स का था या 8 इयर्स का था। उसकी स्टडीज जो थी वो चल रही थी और वो अपनी दादी अम्मा से बहुत ज्यादा अटैच था, वो भी बहुत अटैच थी। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमें अपने बेटे को वापस पाकिस्तान भेजना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हारा जल्दी से हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी फैमिली रियूनियन कर देंगे। और वो मेरी लाइफ का सबसे टफ, मतलब ऐसे लगता था एक मुश्किल आ रही है, एक नहीं खत्म हो रही दूसरी स्टार्ट हो रही है। जॉब्स के लिए आपको आप मतलब हम लोग और जॉब्स करने की उस तरह यूज टू नहीं है ना, कहीं ना कहीं। आज मुझे कोई कहे कि शहर तुम ये काम करो तो मैं कहूंगी कि मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त के शहर में और आज के शहर में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त मैं बड़ी, वो आप कह लो कि कोई घर में रहने वाली टिपिकल हाउस वाइफ, अपने इन लॉज के साथ बाहर जाना खाना खाना, बस कुछ भी नहीं और कोई लाइफ नहीं थी, टोटली डिफरेंट। तो फिर जब बेटे को वापस भेजा तो वो मेरे लिए और ज्यादा टफ हो गई। हर दिन एक एक दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था जॉब्स के लिए। मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं आपने नहीं जॉब करनी। अच्छा मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं। अब आपको पता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो एक वो होता है कि थोड़ा सा मर्द जो है उस मामले में थोड़ा स्टैंड लेते हैं कि नहीं मैं करता हूँ, लेकिन इस मामले में मेरे हस्बैंड बिल्कुल वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो ऐसी कोई और जॉब नहीं करूंगा अभी। फिर उस वक्त मेरे लिए थोड़ा सा ये भी मुश्किल था क्योंकि हम पाकिस्तान में जो फैमिली थी वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। तो आपको पता है पाकिस्तान से यहाँ पर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो तो वहां पर भी आपका एक बजट बड़ा लिमिटेड हो जाता है जब आपको पता हो कि आपने 3 साल यहाँ पर गुजारने हैं। और उस टाइम पीरियड में मेरे हस्बैंड ने भी कोई जॉब नहीं की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा किस तरह आई मीन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बगैर पैसों के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी एसोसिएशन है वुमेन राइट्स के लिए, आप वहां पर जाइए, वहां पर देखिए आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगी और सारा कुछ। मैं डॉक्टर हुमा के हवाले से बात करी और उनका मुझे किसी ने बताया वहां पर। फिर मैं गई और मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। मैंने वहां पर फिर काम स्टार्ट किया और मैं उनकी इस जो उन्होंने मुझे उस टाइम पे फेवर दी थी मैं आज तक उसको हमेशा याद रखती हूँ कि मेरे पेपर्स नहीं थे उस टाइम पे। उस वक्त मैं वहां पर इंग्लिश की क्लासेस देना स्टार्ट किया, एज अ इंग्लिश प्रोफेसर मैंने काम अपना स्टार्ट किया। और फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई अमेरिकन कॉन्सुलेट वगैरह में कोई प्रोग्राम्स होते थे, दो कि मेरे पास उस वक्त पेपर्स नहीं थे, लेकिन एसोसिएशन के रेफरेंस से मैं हमेशा उन सेमिनार्स को अटेंड करती रहती थी। इस तरह के ऑन एंड ऑफ काफ़ी प्रोग्राम्स किए। और एज अ इंग्लिश प्रोफेसर मैंने वहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर ऑलमोस्ट मैंने काम किया। और वहीं से फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने लिया अपने अराइगो का पेपर अप्लाई करने के लिए। ओके आपने जैसे आप बता रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जिसमें माइग्रेशन हो गया, लीगल इश्यूज, व्हाटएवर, हेल्थ के प्रॉब्लम है, इस सब में इस और सेक्रीफाइसेस आप बता रही हैं, आपको बेटे को वापस जाना पड़ा, इस सब में आपको किस चीज ने स्ट्रॉन्ग रखा? क्या ऐसी चीज थी जो आपको कभी गिव अप नहीं करने देती थी? एक्चुअली गिव अप जो मुझे नहीं करने देती थी वो फिर मेरा लाइफ का एक मैंने शुरू से एक असूल था कि जब अगर कोई डिसीजन बना लिया है ना तो उसके बाद ये नहीं सोचना कि गलत बनाया है या ठीक बनाया, उसको ठीक बनाने के लिए आप जो एफर्ट कर सकते हो वो करनी है।
और मैं चाहती थी कि अब ये डिसीजन लिया है तो ये मेरे लिए लाइफ का एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसके बाद मैं कभी रिग्रेट ना कर सकूं लाइफ में कि मैंने ये डिसीजन क्यों बनाया था। किस पॉइंट पे आपको ये डिसीजन ठीक लगा? क्योंकि शुरू में आप जैसे बता रही हैं आपको थोड़ा शॉकिंग लगा कि हम्म। एकदम से आपको अपना हम्म। स्टडीज भी वहां पे छोड़ना पड़ी। किस पॉइंट पर आके उन 3 सालों में जब आप अराइवल का वेट कर रही थी, या उसी पीरियड में, या उससे उससे थोड़े बाद, कब आपको एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ओके ये डिसीजन सही है और इसको कंटिन्यू करना है? मेरी ये वो टाइम था जब मैंने सोशलाइज करना शुरू किया, जब मैंने क्लासेस देना शुरू की, जब मैंने यहाँ के लोकल्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया, जब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, किचन से बाहर भी एक जिंदगी है, जब मुझे लगा कि हाँ, फैमिली से के अलावा भी हमारी लाइफ में लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैं बचपन से, ये नहीं कि शादी के बाद, मैं बचपन से ही, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं हमेशा अम्मी के साथ, सिस्टर्स के साथ, हमेशा उनके साथ इंटरैक्ट करती थी, बाहर बहुत कम लोगों के साथ सोशलाइज करती थी। लेकिन जब बार्सिलोना में आई, यहाँ के लोगों से मिल के इतने वेलकमिंग, इतने इनकरेजिंग, इतना अच्छा लगता था सबसे मिलके, इतनी एप्रिसिएशन मिलती थी। जब मैंने सोशलाइज करना शुरू किया उसके बाद आहिस्ता 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 मैं ऑफ कोर्स जो मिसिंग पार्ट्स थे अपनी फैमिली को, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उसके अलावा मुझे अपनी एबिलिटीज का पता लगा, मुझे लगा मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस चीज को और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब लोगों की कहीं थोड़ी बहुत हेल्प करती थी और वो मुझे दुआएं देते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी की लाइफ में कुछ छोटा सा भी लेकिन कोई पार्ट प्ले कर रही हूँ, जो मुझे इतना अच्छा लगता था। तो उन चीजों ने मुझे अलाइव रखा हमेशा, और फिर मुझे उस चीज को लेके फिर मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाती रही। कहीं ना कहीं तो ऐसे पार्ट्स आते होंगे ना जब यू लाइक के बस इनफ, बहुत हो गया, वापस चलते हैं। कभी ऐसे नहीं पॉइंट्स आए? फिर उनसे आप कैसे निकलती थी, कैसे संभालती थी खुद को? मैरी बिल्कुल ऐसा पॉइंट आया था, और उस टाइम पे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी ने स्ट्रेंथ दी थी तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ, जो मैंने उस वक्त, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी लाइफ में जब सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील किया था ना अपने सोल को अल्लाह ताला के साथ, वो टाइम था। क्योंकि मुझे सब कुछ और ज्यादा जब समझ नहीं आती थी, क्योंकि वीकेस्ट मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में आते हैं और बार बार आते हैं, क्योंकि हम लोग फौलाद के बने हुए तो होते नहीं है, हमारे इमोशंस होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे पॉइंट्स आते थे जिस वक्त पीटर को बहुत मिस कर रही होती थी, फैमिली को बहुत, और उस वक्त आपको पता है मेरी ना, हमारे पास व्हाट्सएप था, ना मेरे पास मोबाइल था, मेरे हस्बैंड का मोबाइल था, हम लोग उस पे लोकितोरियो पे जाके हम लोग कॉल्स करते थे, मतलब ये फैसिलिटीज भी नहीं थी। अगर शायद ये होती तो और थोड़ा इजी हो जाता, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो थी, इन्होंने, अल्लाह ताला ने मुझे बस यकीन करो, वो उस वक्त सपोर्ट ऐसे लगता था कि जैसे मैं अल्लाह से बातें कर रही हूँ और वो मुझे सुन रहा है, और मुझे फिर सब्र आ जाता था। मुझे ऐसा लगता था ये कल के दिन मैं किस तरह अपने आप को उठाऊंगी, दोबारा से किस तरह सारी चीजों को मैनेज करूंगी, बेटे के बगैर कैसे एक और दिन गुजारूंगी। और आप बिलीव करो, मैं रात को इशा की नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ती थी और मुझे इतना पीस मिल जाता था। मैं कहती थी नहीं, इतना टाइम गुजर गया, इतना टाइम रह गया, अल्लाह ताला इंशाल्लाह और मेरा कितना ज्यादा इम्तहान ले सकता है। तो ये वाली थॉट्स जो थी, उन्होंने मुझे हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाया और स्ट्रांग बनने में हेल्प की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला के साथ उस वक्त बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील किया, और उसके बाद कोर्स आपकी पार्टनर आपको फिर साथ साथ समझाते हैं। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स शुरू शुरू में नहीं थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिली तो फिर लोगों ने अपनी जब जर्नीज बताई तो फिर तसल्ली होती थी कि नहीं, एक दिन मैं भी इनकी जगह पे होंगी, मेरे पास भी पेपर्स होंगे और मैं भी पाकिस्तान ट्रैवल कर सकूंगी। तो आपको टोटल कितना टाइम लगा फिर वापस जाने में? मैं फिर 2011 में मैंने फ्लाई किया था जी, जनवरी में और मे बी फरवरी में 2011 में। और आप आए थे कब यहाँ पे आए थे? मैं 2007 में आई थी 4 जी। इयर्स। हाँ, और 4 इयर्स मतलब वो प्रोसेस में और हर चीज को मिला जुला के तो फिर वो टाइम हुआ था। और बेटा हमारे साथ यहाँ पर रहा था 1 साल,
उस टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद फिर वो उसकी, क्योंकि दादी अम्मी जो है वो हमारे पास आती रहती थी जब वो अमेरिका विजिट ओके। करती थी अपने दूसरे बेटों को, तो वो फिर उनके साथ थी, फिर वापस गया था। यानी मैं और मेरे हस्बैंड तो जा नहीं सकते थे ना वापस। उस वक्त क्या एज थी? 7-8 years old आप बता रहे हैं बेटे हाँ, की। जी जी यही एज। डू यू थिंक उस पीरियड में आपके बेटे को कोई इफेक्ट किया है ये एब्सेंस? ऑफ कोर्स हाँ मैरी, इस चीज ने, ये तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा उसको इस चीज ने अफेक्ट किया। और इस चीज को मैं कभी कभी सोचती, समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लग जाती थी। क्योंकि कभी कभी वो मुझे कहता था, मामा आपने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपको मुझे अकेले नहीं भेजना चाहिए वो था। उस वक्त बोल पाता था ये, उसको पता था, ये सब कुछ समझ थी? उस वक्त नहीं नहीं, उस वक्त नहीं हाँ, बोलता ओके। था, उस वक्त नहीं बोल पाता था, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर उसने मुझे, जब कभी इस तरह का जिक्र होता था, कहता था, मामा आप मेरे बगैर कैसे रही थी। मैंने कहा, बेटे आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किल से रही थी। फिर अभी भी, इवन अभी भी कभी कभी मुझे कहता है, आपने मामा आपको डिसीजन लेना चाहिए था, आपको मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपको चाहिए था या पापा को ये कहती कि यार मोहम्मद नहीं जाएगा या फिर आप मेरे साथ जाती। तो वो एक कोर्स मेरी लाइफ में, ये आप कह लो ये रिग्रेट है कि मैं अक्सर अपने बेटे को इस हवाले से उस तरह नहीं सेटिस्फाई कर पाती, क्योंकि उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अपनी जगह जस्टिफाइड हैं कि आपके साथ 8 साल के बच्चे, और उसका और कोई बहन भाई भी नहीं है, एक वो बेटा है, और अल्लाह से जिंदगी दे तो उसका वैलिड था इस चीज को। और अभी भी जब वो मुझे कहता है तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि बेटे उस वक्त मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और मुझे लेकिन अब देखो हम लोग अब कितनी अल्लाह ताला ने उसका हमें अब रिवॉर्ड दिया है ना, कि हम लोग यहाँ पर हैं, हम कितनी मेरी मुझे ऐसा लगता है जिंदगी जो है वो सिर्फ हम मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ रिलेट करके ये नहीं कह सकते कि हम लोग बहुत खुश हैं या इन चीजों के साथ हमारी सक्सेस है। मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास पीस ऑफ माइंड होता है, जब आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, ये चीजें आपको बहुत पीस देती हैं, आपको लगता है। और जब आप दूसरों की लाइफ में कुछ डिफरेंस पैदा कर सको तो वो चीजें बहुत एनर्जीज देती हैं आपको। आप बता रही हैं फ्रेंड्स वगैरह जो कम्युनिटी बनाई आपने, वो फिर आपने उस एसोसिएशन के थ्रू बनाई? जी जी, मैंने उसी एसोसिएशन के थ्रू ही उस टाइम पे बिल्कुल बनाई थी। अभी वो लोग सब डिफरेंट कंट्रीज में सेटल हो गए। बहुत ज्यादा जो यहाँ के लोकल्स थे वो भी अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन यह कि मेरा सर्कल बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। अपनी जब जॉब स्टार्ट की प्रॉपर, फिर मेरी डिफरेंट सर्कल हो गया। अभी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी सबके साथ माशाल्लाह से आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन, सबके साथ आप बहुत। डिफरेंशिएट कर, ये सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप डिफरेंशिएट कर पाते हो? जो कम्युनिटी तब थी बहुत साल पहले, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और जो अब है हमारी कम्युनिटी, उसमें क्या डिफरेंस आया है, अगर आया है? और जो लोकल्स हैं वो भी पहले भी, हाँ, क्योंकि इतने इतने साउथ एशियंस नहीं थे, और एटलीस्ट नॉट इन अदर सिटीज, बार्सिलोना में तो मे भी बहुत पुराने हैं, तो आपको नजर आता है डिफरेंस तब से और अब तक? जी, मेरी बिल्कुल डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं तब आई थी वहां, तब क्योंकि हमारी फर्स्ट जनरेशन चल रही थी ना, जिस तरह आप लोगों के पेरेंट्स हैं, ज्यादातर ऐसे था। लोग आए थे, नए नए सेटल हुए थे, बच्चे स्कूल गोइंग थे, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। अब वो बच्चे जो हैं माशाल्लाह, क्योंकि 15 से 18 ईयर्स का मैं तकरीबन, आप 2004 से आप देखो ना, मतलब इतना जो टाइम है उसमें, ये मैं सोचती हूँ कि वो बच्चे जो स्कूल गोइंग थे माशाल्लाह उन्होंने यूनिवर्सिटीज कर ली हैं, वो लोग अब जॉब्स कर रहे हैं, और माशाल्लाह से विजन बड़े हो गए हैं। हम अपने पेरेंट्स को, या मतलब लाइक जो आप, मैं, क्योंकि मैं भी उसी टाइम में हूँ कि मैं भी उस टाइम पे आई थी, लेकिन हर बंदे का उस तरह विजन वैस्ट नहीं होता। हमारे पेरेंट्स को एक टाइम लगता है इन सारी चीजों को समझने में, लेकिन जब बच्चे उनके साथ उनको हर चीज के हवाले से समझाते हैं तो उनको चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। तो अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। वो जो टिपिकल कम्युनिटी में एक दूसरे के को लेके जो
प्रॉब्लम्स होती थी या छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत हाइप क्रिएट कर दी जाती थी, वो चीज़ें नहीं हैं। अब लोगों ने माशाल्लाह बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, इतनी प्रोफ़ेशनल जॉब्स कर रहे हैं, तो ये डिफ़रेंस आया है। पहले जो कम्युनिटी थी, वो बिल्कुल ऐसे थी कि ज बिल्कुल ऑड जॉब्स में थे। आज आप पाकिस्तानियों को देखो तो वो हॉस्पिटल्स में हैं माशाल्लाह, इवन ayuntamiento में हैं और बैंक्स में हैं, मतलब हर जगह पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से, कौन-सी जगह है जहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें तो ऑफ़ कोर्स बहुत चेंज हुई हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारी कम्युनिटी की कभी मुझे ऐसा लगता है चेंज नहीं हो सकती। वो ये है कि मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होती है कि हम लोगों में वो इत्तेफ़ाक नहीं है, वो यूनिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ये चीज़ें देखती हूँ। बांग्लादेश की मतलब जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है, बहन-भाई हैं, उनकी मैं देखती हूँ तो वो यूनिटी हमारे पाकिस्तानियों में नहीं है। और मेरा जब भी इत्तेफ़ाक होता है, अगर इस तरह के प्रोग्राम्स में कभी जाना हो, तो मेरा बेसिक जो और एक जो मैसेज होता है वो हमेशा यही होता है, गो के वहाँ पर डिफरेंट लोग बैठे होते हैं जो एक-दूसरे के बारे में इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है उनको ये मैसेज दूँ कि अ, हम लोग के लिए ये यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ अ कम्युनिटी, कि हम सब एक-दूसरे के लिए खड़े हों एक मुश्किल वक़्त में। अगर किसी एक का प्रोग्राम है, तो सारे वहाँ पे जाएँ। ये नहीं है कि एक और आपने पता नहीं ये चीज़ नोट की होगी कि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि एक प्रोग्राम होता है, तो दूसरा प्रोग्राम भी उसी दिन होता है और तीसरा प्रोग्राम भी उसी दिन होता है। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ आपको मुझे क्या लगता है क्यों नहीं है ये यूनिटी, ये इत्तेफ़ाक क्यों नहीं है? अ व्हाट्स द रियल रीज़न बिहाइंड इट? मैं मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बंदी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग इन चीज़ों को सियासी तौर पे ही देखते हैं। हर जगह थोड़ी-सी इस मामले में हर बंदे को आगे जाने का शौक है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन लेग पुलिंग और एक-दूसरे को कहीं न कहीं हम लोग गलत शो करके आगे जाने से मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग यहाँ पे फैमिली हैं, हम जितने भी हुँ, पाकिस्तानी हम लोग हुँ। फैमिली, और आप कभी अपनी फैमिली के बारे में बुरा बात करके आगे कभी नहीं जा सकते या इस तरह। तो मुझे ऐसे ही लगता है डिफरेंट जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं वहाँ यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, हर जमात के हैं, पीटीआई के अलग हैं, पीपी के अलग हैं। मैं तो बाज़ दफ़ा इतने ब्लंटली बोल देती हूँ, बाद में मुझे ख़्याल ही नहीं आता क्या ये तो नून लीग के थे, मैंने इनको ये बोल दिया। तो ये चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सियासी टाइप की चीज़ें हैं और एक-दूसरे को ऊपर देखना मुझे लगता है इनके लिए मुश्किल है, जो कि एक बड़ी प्यारी चीज़ है कि अगर हमारा कोई एक बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा जो है अगर वो तरक्की कर रहा है, तो हम सबके लिए प्राउड मोमेंट होती है, नहीं? कितना अच्छा लगता है, वो ऐसे लगता है आपका बच्चा है, पाकिस्तानी हमारा, हम लोग फैमिली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटिक्स आती है। हुँ। चलिए अच्छा अभी हम हेल्थ पे बात कर रहे थे। आपने इतनी जो हेल्थ चैलेंजेज़ आपने फेस किए हैं, क्या इस चीज़ ने आपको चेंज किया? आपकी लाइफ़ को या आपकी सोच को उसमें कोई चेंज आया, बड़ा चेंज आया? बिल्कुल, बिल्कुल बड़ा चेंज आया क्योंकि जब आप थ्रू आउट और बड़ी यंग एज में इन चीज़ों के थ्रू जाते हो तो वही चीज़ आपको कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही टाइम था जब हम लोग यहाँ पर आए और फिर मुझे जब डायग्नोज़ हुआ कि ये जो एक डिज़ीज़ है, बड़ी रेयर डिज़ीज़ है जो जॉइंट्स को अटैक करती है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। 1942 में इसका फर्स्ट केस आया था न्यूयॉर्क में और अभी तक इसके मतलब एक्सपेरिमेंटल ही चल रहा है। इसका बस यही तरीका होता है कि जब आपका जॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाए तो आपकी रिप्लेसमेंट कर दी जाए और मेरी हिप जॉइंट में इसीलिए रिप्लेसमेंट हुआ। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे कैंसर डायग्नोज़ हो गया और एक्चुअली हमेशा अपनी अम्मी को देखा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी अम्मी की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और पापा जो थे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत सॉफ्ट, बड़े सेंसिटिव से थे। अम्मी हमेशा समझाती थीं कि अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए ना, तो डरना मत, उसका हमेशा मुकाबला करना स्ट्रॉन्ग होके। और जब मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ, मैं उस दिन अकेली गई थी विज़िट करने डॉक्टर को और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तब इतनी ज़्यादा स्पेनिश नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे कहा, "सहर आर यू अलोन?" मैंने कहा, "यस आई एम।" कहते हैं, "आई डोंट हैव अ गुड न्यूज़।" मैंने कहा, "ओके, गो ऑन, आप मुझे बताइए।" तो उन्होंने फिर कहा कि, "आपको कैंसर है और
और दोनों लिम्फ नोड्स में डिफरेंट ट्यूमर है, जो कि बहुत रेयर होता है। आपका पैपिलरी थायराइड कैंसर है और ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा फर्स्ट उनसे यही सवाल था कि सर वुड आई सर्वाइव? तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, अगर तुम स्ट्रांग रहोगी और जो हम ट्रीटमेंट्स देंगे, जो सारा प्रोसेस होगा उसको स्ट्रांगली अगर आप करोगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और फिर वो दिन था, मैंने कहा नहीं, मैंने तो ठीक होना है, मैंने तो जीना, मैंने बहुत जीना है, मैंने अपने बेटे के लिए जीना। फिर मैं बाहर निकली और फिर मैंने सोचा नहीं सहर, तुमने स्ट्रांग रहना है और बिल्कुल ठीक होना है, फाइट करना है, डरना नहीं है, रोना नहीं है, अपने ऊपर पिटी फील नहीं करनी कि मेरे साथ फिर क्यों हो गया। अभी तो एक चीज से मैं बाहर निकली थी, अब दोबारा मुझे दूसरी चीज ने ले लिया। लेकिन वही बात है कि उस वक्त भी अल्लाह ने मुझे स्ट्रेंथ दी और मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पे ही इम्तिहान भेजता है और हमने उसको अच्छे से गुजारना होता है। फिर आप ये न्यूज कैसे देते हैं? क्या आप बता पाते हैं सबको, या आपने चाहा कि किसी को ना पता चले? और फिर उसको, मेरे सवाल का भी मकसद ये था कि फिर आप लाइफ को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम तो फिर एक ऐसी स्टेट में रहते हैं ना कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, कल को कर लेंगे, एक है। और जब फिर आपको कोई ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी हो जाए तो थोड़ा सा सब कुछ हिल जाता है। एग्जैक्टली। पर मैरी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है आज भी कभी सोचती हूँ, मेरा कभी भी उस तरह ऐसे कभी भी कोई भी मेरा नहीं लगता कि कभी ऐसा लम्हा आया कि जिसमें मुझे ऐसे लगा। हाँ, एक दफा जब थोड़ा जिस तरह कफिंग के साथ ब्लड आया तो उसमें थोड़ी सी डर गई, थोड़ा बहुत। लेकिन फिर मैं कहती थी नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे फादर की डेथ हुई थी 2016 में और मुझे 2017 में डायग्नोस हुआ था। और मुझे उस वक्त, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को नहीं बताना चाह रही थी कि ऑलरेडी पापा की इस चीज के थ्रू जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने उनको बता दिया। उन्हें नहीं पता था कि मैंने अम्मी को नहीं बताया हुआ। मुझे था अम्मी ऑलरेडी इतने वीक टाइम से गुजर रही हैं। फिर जब अम्मी को मैंने रोते हुए देखा, मैंने कहा अम्मी को तो मैंने पापा की डेथ पे भी इतनी ज्यादा रोते हुए नहीं देखा। मैंने कहा मुझे तो ठीक होना है, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर अम्मी किस तरह इन चीजों को बर्दाश्त करेंगी, या मेरा बेटा किस तरह मेरे बगैर रहेगा। तो उन चीजों ने मुझे स्ट्रांग रखा। मैंने कहा नहीं, मैंने फाइट करना है। कभी कभी होती थी डाउन, लेकिन मुझे अल्लाह ताला हमेशा स्ट्रेंथ देता था। हाँ, मेरी यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ उसके 2 मंथ्स बाद मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसी बच्ची से मिलवाया। मतलब मैं हमेशा इसको इसको ऐसे करती हूँ, सब कुछ इतना स्पिरिचुअल है। वो बच्ची उस टाइम पे 19-20 ईयर्स की थी। अभी तक वो माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उसके लिए बहुत आसानियां करे। वो बेड रिडन है ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से। उसको एक रेयर डिजीज विल्सन है, उसने अटैक किया था। बिल्कुल चलती फिरती हंसती वो बच्ची थी और वो बेड पे आ गई, वो टोटली पैरालाइज हो गई। उसको वो ना खा सकती है, ना पी सकती है, ना बोल सकती है। और मैं उससे मिली और उसके बाद मुझे ऐसा लगा अल्लाह ताला ने मुझे इससे मिलवाने के लिए भेजा कि मेरी तकलीफ बहुत छोटी है उसकी तकलीफ के आगे। और फिर मैं रोज उसके पास जाती थी, उससे मिलती थी। अभी तक उस हॉस्पिटल में ही है 11 ईयर्स से, और वो हर दिन फाइट करती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। such a positive way to see हाँ, this. और वैसे भी एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि जब ऐसे कोई स्पेशली कैंसर या इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव रहना भी बहुत बड़ी एग्जैक्टली हेल्पफुल होता है। होता है, एग्जैक्टली। और मुझे हमेशा, मैं सोचती थी कि मैंने मरने से पहले कभी भी नहीं मरना, मैंने एक दिन जीना है। Oh, that's so beautiful. That's so beautiful. एग्जैक्टली। तो अभी तक ये सोचती हूँ कि इंसान को कभी भी मरने से पहले नहीं मरना चाहिए। हाँ, जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जब तक जिंदा है ना तो जीना है जिंदगी को, हर दिन हर लम्हे को भरपूर जीना है इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई लॉन्ग टर्म इलनेस से गुजर रहा है, आप जी। उनको क्या एडवाइस देंगे? किस तरह ये जो आप इतना आसानी से आप एक ऐसे फील होता है कि बहुत आसान है पॉजिटिव रहना, इट इज नॉट, तो वो किस तरह अपने अंदर ये वाली चीज ला सकते हैं? मेरी, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली, देखो बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हर बंदा डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू जा रहा होता है और हर इंसान बहुत मुख्तलिफ है। कुछ लोग कुदरती, मुझे ऐसा लगता है, नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोग हर चीज को डिफरेंटली, हर इंसान का देखने का पर्सपेक्टिव लाइफ को डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है मैं शायद बचपन से थोड़ी स्ट्रांग टाइप
बंदी हूँ, लेकिन फिर भी जो अगर मुझे कोई सुन रहा है या मेरी बात अगर किसी तक पहुँचती है, आवाज़ पहुँचती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इस टाइम पे मुश्किल के थ्रू जा रहा है, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी तरह भी, तो वक़्त गुज़र जाएगा। वक़्त कभी भी एक सा नहीं रहता और अल्लाह ताला इतना गफ़ूर रहीम है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह पे ईमान होना चाहिए। हम अल्लाह से जैसा गुमान करेंगे ना, वो वैसा ही हमारे साथ करेगा, तो हमेशा हमें पॉज़िटिव रहना है। देखो, जो हमारी ज़िंदगी है वो तो उतनी ही है ना, हम उससे कम कर सकते हैं, ना हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं और अगले दिन उस दुनिया से चले जाते हैं, है ना? तो ऐसे लोग जो इस टाइम के थ्रू जा रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हों, स्ट्रॉन्ग रहें, खुश रहें। एक-एक लम्हा जो है अभी हमारे पास या उनके पास, मेरे पास, आपके पास, हमें हमें किसी को नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है। जब तक आप लोग ज़िंदा हैं, जिएँ इस ज़िंदगी को, अल्लाह ने बहुत बड़ी हमें नेमत दी है। कोशिश करें पॉज़िटिव सोचें, कोशिश करें अपने से नीचे वालों को देखें जो हमसे भी बुरी सिचुएशन के अंदर हैं, तो हम कभी भी ना मायूस नहीं होंगे और हमारी ये जो होती है ना सेल्फ पावर, यही हमें ले जाती है आगे तक। और बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को प्यारे-प्यारे मैसेजेस देने, क्योंकि जो सेल्फ मैसेजेस हम अपने आप को देते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नेगेटिव मैसेजेस अपने आप को कभी भी मत दिया कीजिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे कॉन्शियसली तो नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस में जाके जमा हो जाते हैं और हमें कहीं न कहीं इस चीज़ पे अ, वो हमारा बिलीफ डाल देते हैं अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि वाक़ई ये चीज़ हो सकती है या ऐसे है या मैं ऐसी हूँ। हमेशा पॉज़िटिविटी मुझे लगता है हर चीज़ की है। आई एग्री। और जो आपने बात की है ना, कितनी दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम खुद से भी किस तरह बात करें। वो जो आप करते हैं ना कि हुँ, वो फिर बैठ जाती है हमारे दिमाग में भी, जो अगर हम हुँ, नेगेटिव बात करते हैं, तो दैट्स सो ट्रू। राइट नाउ यू आर इंटरकल्चरल हुँ, मीडिएटर, राइट? जी। आप पहले हमें वो बताएंगे कल्चरल मीडिएशन क्या होती है, और फिर कि आप कब कहाँ से स्टार्ट किया, क्या जी, क्या करती हैं उसमें, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करें प्लीज। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मेरी कल्चरल मीडिएशन जो है बेसिकली कल्चरल इसलिए लगाता है क्योंकि हम लोग एक ऐसे मुल्क में हैं या हम जब भी कहीं पे भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं मीडिएटर के तौर पे जब काम करते हैं, तो उसमें हमने सिर्फ़ जो पैगाम है यूज़र का या प्रोफ़ेशनल तक पहुँचाने में, वो सिर्फ़ हमने वो उनका सिर्फ़ एक वो बात तर्जुमा नहीं पहुँच ऑफ़ कोर्स हम लोग अपनी जो हमारा काम होता है उसमें हम ना कुछ एडिशन कर सकते हैं, ना हम कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हमने पूरा पैगाम पहुँचाना है प्रोफ़ेशनल का पेशेंट तक, पेशेंट का प्रोफ़ेशनल तक। लेकिन साथ में कहीं न कहीं हम लोगों ने अ, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं उनको कल्चर के हवाले से भी बताना है कि हमारा ये कल्चर है या इस कंट्री का ये कल्चर है, उस कंट्री का वो कल्चर है। मतलब ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और इन चीज़ों को किस तरह लेके हमने चलना है। बेसिकली मैं एज़ अ इंटरप्रेटर भी काम करती हूँ, एज़ अ कल्चर मीडिएटर भी काम करती हूँ। इंटरप्रिटेशन और कल्चर मीडिएशन में काफ़ी डिफ़रेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। मैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ के साथ काम करती हूँ, एज़ अ इंटरप्रेटर करती हूँ, क्योंकि ये बड़े डेलिकेट केसेज़ होते हैं जिसमें हमने ए टू ज़ेड जो हमें प्रोफ़ेशनल बोल रहा है, हमने ए टू ज़ेड वैसे ही वो पैगाम वहाँ पर पहुँचाना है। लेकिन जहाँ पर अम, हम लोग अगर एज़ अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो हैं ऐड हम तब भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें थोड़ा-सा अपनी राय दे सकते हैं। उसमें ओके। हमें जिसमें हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर कल्चर को समझना जरूरी है। जी, ज़रूरी है, या ऐसे लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा-सा उनकी बात को एज़ अ काउंसलर, मतलब थोड़ी-सी उनको समझाना अपनी ज़बान में, क्योंकि कुछ जिस तरह इंटरप्रिटेशन में हम एक लफ्ज़ को भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा तरीका बताने का एक थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। हम प्रोफ़ेशनल को भी रोक सकते हैं कि यहाँ पर रुक जाएँ, अभी ये बात कर पहुँचाने दें। इंटरप्रिटेशन में हम्म। चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। हम्म। तो मैंने बेसिकली 9 ऑलमोस्ट ईयर्स हो गए हैं मैं जो हूँ एज़ अ कल्चर मीडिएटर काम कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो है मैं हॉस्पिटल दिलमार्ग में काम करती हूँ
और काप पेसोस और काप्रासानिस में करती हूँ। उसके अलावा मैं वाइव द बोन जो हॉस्पिटल है, आपको यकीनन पता होगा कि वहाँ पर रेयर डिजीज़ेज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। पूरे बार्सिलोना में वाइव द बोन सबसे ज़्यादा जो है वो रेयर डिजीज़ पे वही, बल्कि मुझे लगता है शायद वाइव द बोन इज़ द ओनली हॉस्पिटल यहाँ पर, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे मेरी नॉलेज में है कि वहाँ पे ये सिर्फ़ होता है। वहाँ पे मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ भी रेयर डिजीज़ेज़ के लिए काफ़ी टाइम काम करती रही हूँ। इसके अलावा मैं जो है ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ काम करती हूँ कि वो लोग अपनी लाइफ़ को किस तरह बेहतर, जो उनके साथ हो गया है, एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ लाइफ गुज़ारने में अपने आप को ना भूल जाएँ, अपने आप को किस तरह अपना ख़्याल रख सकते हैं, बच्चे को किस तरह उन्होंने डील करना है, ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं प्रोफ़ेशनल्स के साथ मिल के करती हूँ। उसके अलावा हम लोग हॉस्पिटल दिलमार में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन के साथ हम उनकी डिलीवरीज़ को के लिए प्रिपेयर करते हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तानी लेडीज के जी, लिए, राइट? पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए, और क्या कहते हैं, जिस तरह हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, हाँ साउथ जी, एशियन, जी। हाँ जी, साउथ एशियन, एग्ज़ैक्टली। इवन जिस तरह फ़िलिपाइन के लोग जो हैं, उनके साथ भी। और अब ये है कि आजकल जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ सीनियर सिटीज़न्स के साथ, एक का साल है जेन ग्रांड का, सीनियर सिटीज़न्स का, वहाँ पर मैं सारी कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रही हूँ। उधर मैं एज़ अ टेक्नीशियन और कल्चरल मीडिएशन दोनों के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हमारा काम यही है कि आप यकीन करो, बाज़ दफ़ा मेरी हम लोगों को देख के ना लोग, जिनको नहीं पता होता कि यहाँ पर मीडिएटर की भी फैसिलिटी है, वो हमें देख के उनकी जो आँखों में एक चमक आती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली मेरे साथ इतनी दफ़ा ऐसे एपिसोड्स हुए हैं कि लोग इतने नर्वस हुए हैं, और जब मैं जाके उनसे मिलती हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो लिटरली लोग मेरे, मतलब ख़वातीन मेरे, मुझे जिस तरह हग कर लिया, अरे आप मतलब उन्हें अपनी ज़बान का कोई बंदा अपनी वो जब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, वो कितना परेशान होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। पालियाटिवोस में आपको पता है, जहाँ पे जब बंदा अपनी लास्ट स्टेज पे होता है, उधर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरी, उधर बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपने समटाइम्स पेशेंट को ये बताना है कि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया। अब हम इस तरह तो नहीं कहते कि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया। अभी रिसेंटली आपको बताऊँ कि मैं एक केस में थी, बच्चा 27 इयर्स का था, और इंडियन था, और उसको मुझे जब बुलाया गया और उन्होंने कहा, आप इससे ये पूछो कि अब ये यहाँ पे रहना चाहता है या ये अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। अभी उस वक़्त अपने आप की इतनी हिम्मत हमने इकट्ठी करनी होती है ऐसे सवाल करने के लिए, और ऐसी सिचुएशन में हम चीज़ों को थोड़ा-सा अपने तरीके से, हमें इजाज़त होती है बोलने की, हम डायरेक्ट नहीं बात कर सकते या इस तरह, तो उसमें फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं उसके पास गई, उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये काम करती हूँ, मेरे लिए जेंडर एक्ज़िस्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी। मैं गई उसके पास, मैंने कहा, आप यहाँ पर हमारे पास रहोगे, हम आपका ख़्याल रखें, या आप अपनी फ़ैमिली के पास जाना चाहते हो? तो उसने मुझे कहा कि सर अभी हम, कोई और इलाज नहीं रहा, मेरे लिए अब कोई इलाज नहीं रहा। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था अगर तुम वो ये वाला सवाल करे, उन्होंने मुझे बाहर पहले ही बता दिया था, तो आपने बताना है कि कोई इलाज नहीं रहा। तो ये वाली इतनी टफ सिचुएशंस होती है जब हमने इस तरह के पेशेंट्स को या उनकी फैमिलीज़ को बताना है कि बहुत थोड़ा टाइम है। तो ये काफ़ी टफ, हमारा प्रोफ़ेशन काफ़ी टफ है, तो काफ़ी आप अभी आप बता रही हैं, तो इसके लिए तो आपको खुद भी प्रिपेयर करना पड़ता है ना? जैसे आप बता रही हैं, आप एकदम से नहीं बोल सकते, आपको बहुत हुँ, ख़्याल से बोलना हुँ, पड़ता है कि क्या क्या किस तरह बात करनी है, क्या लफ्ज़ यूज़ करने के लिए। तो वो आपकी खुद की प्रिपरेशन कैसे होती है? क्या कोर्सेज़ होते हैं आपके खुद के? आप थेरेपी सेशन होते हैं, या जस्ट थोड़ी देर पहले जाने से पहले आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्म किया जाता है, या एक्सपीरियंस होता है? व्हाट इज़ ऑल जी। अबाउट? जी, मेरी, हाँ, सॉरी, मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि मैंने सालोदी फैमिली एक एसोसिएशन है जो मीडिएटर्स के साथ काम कर रही है, जितने भी हेल्थ सेक्टर जितने भी यहाँ पर हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं मीडिएटर्स। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, और वहाँ से उन्होंने हमें स्टार्टिंग में पहले कोर्सेज़ करवाए कल्चरल मीडिएशन पे, इंटरप्रिटेशन के ऊपर, और स्मॉल कोर्सेज़ थे जो मैंने किए, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट ले लिया, और एक्सपीरियंस के साथ-साथ हमेशा, आपको पता है अक्सर ऐसी, देखो जो काप्स हैं वहाँ पे बेसिक
प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज डिस्कस होते हैं, बैक पेन हो गई, ऐसे फलाना, डायबिटीज, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हम सबको ही पता होती हैं। और ऑफ कोर्स हम अपनी प्रोफेशनल्स के साथ बहुत ज्यादा सीख भी जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा ऐसी डिफरेंट डिजीजेस होती हैं जिनको आपकी खुद भी नॉलेज होनी चाहिए। गो के हम लोग हमेशा प्रोफेशनल से पूछ के ही इंफॉर्मेशन देंगे, उनके बगैर नहीं देते। लेकिन मुझे हमेशा ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं हमें पहले ही बता दिए जाते हैं, जो स्पेशल केसेस होते हैं, तो उसमें मैं हमेशा पढ़ के जाती हूँ, कंसल्ट करके जाती हूँ, ताकि मैं खुद भी मुझे उस बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो। तो लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने सर्टिफिकेशन की है यूएबी यूनिवर्सिटी के साथ, वो हमने माइक्रो क्रेडेंशियल टेक्निक्स फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कल्चरल मीडिएशन में किया है। और हमारा फर्स्ट बैच था यूएबी में, जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इधर कतालूनिया में, इनफैक्ट स्पेन में फर्स्ट बैच हमारा आया है जिन्होंने इस प्रोफेशन को प्रोफेशन समझ के स्टडीज दी हैं, और जो हमारे लिए इतना ऑनरेबल ये चीज थी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा कंट्री के और भी लोग थे, और उसकी वजह से और काम में मुझे ऐसा लगता है कि और बेहतरी आई है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो ना कि ऐसे केसेस हमारे पास टाइम नहीं होता अपने आप को प्रिपेयर करने का इन चीज़ों के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि आप एक कंसल्टेशन रूम में जा रहे हो, आपको उसी कंसल्टेशन रूम में 2 कॉल्स और आ गई कि आपने उधर, बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो हमने स्पॉन्टेनियसली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, कैसे इस चीज़ को हम लोगों ने आगे कैरी ऑन करना है। एज सच हमें उस तरह कोई नहीं दी गई थी। लेकिन जब से यूएबी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में, जब मैंने ये अपनी सर्टिफिकेशन की, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रोफेशनली पता लगी। वहां पर हम लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स की, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की जिससे काफी बेहतर हुआ। लेकिन ये सब कुछ बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, उसके लिए आपके पास प्रिपेयर करने का टाइम होता है। समटाइम्स हमें इमरजेंसी में बुला लिया जाता है, सेमी क्रिटिकल्स के पास बुला लिया जाता है, और हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ हो जाता है। मुझे लगता है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जो आप क्रेडेंशियल की बात कर रहे हैं, व्हाई इज इट दिस इज द फर्स्ट वन? क्योंकि इसको इतना कभी इसको प्रोफेशन नहीं समझा जाता, या व्हाई इज इट लाइक दैट? क्योंकि मेरी वही हम अब ये बात करते हैं, और इन लोगों ने भी, जाहिर बात है, इस चीज का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इन्हें ये लोग भी समझते हैं कि अब ये प्रोफेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बार्सिलोना, कातालूनिया मतलब मल्टी कल्चरल है। यहाँ पर बार्सिलोना मल्टी कल्चरल सिटी है, और यहाँ पर कितने डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ, पहले मीडिएटर्स बहुत थोड़े थे, अब काफी ज्यादा माशाल्लाह से हम इस फील्ड में लोग आ गए, और इस प्रोफेशन को प्रोफेशन की नजर से देखा जाने लगा है। वरना बड़ा इस तरह डिफरेंटली, बड़े सिंपल तरीके से बोला जाता था। यहाँ पर ट्रांसलेटर मौजूद है, मतलब मैं उर्दू में जिस तरह बता रही हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेटर मौजूद है, हम उनको बुलाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगी मैरी, आप बिलीव नहीं करोगी, मैं जब अपने दस्पाचों में, अपने रूम में होती हूँ, मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे खुद लेने के लिए आते हैं। मतलब इतनी रिस्पेक्टफुल ये चीज है कि वो मुझे खुद लेने आते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, और फिर कहते हैं तुम आ सकती हो इस टाइम अगर इजी है। और हर चीज में बताना, इम्पोर्टेंस देना इस प्रोफेशन को। एक स्पेशली लोगों ने, जब हमारे लास्ट 3 years बैक हमारे कुछ आवर्स इन लोगों ने रिड्यूस किए थे कि कम करने हैं, लेकिन इन्होंने, प्रोफेशनल्स ने बहुत ज्यादा इसमें हमें सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मीडिएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कुछ सेंटर्स में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमें वापस काफी बेहतर ये चीजें हुई। तो नहीं, अब अभी काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इस लिहाज से कि इस प्रोफेशन को प्रोफेशन समझा जाता है। ओके, सो प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी अब जो आपका खुद का भी, अभी आपने खुद भी बोला कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी प्रिपरेशन नहीं होती है। तो जो आपका खुद का जर्नी रहा है, उसने आपको कितना हेल्प किया है इस चीज में, इसको समझने में, या इसको दूसरों को समझने में? फॉर एग्जाम्पल, मेरी वही बात है कि कल्चर मीडिएशन की तरफ आने का मकसद ही ये था कि जब मैं यहाँ पर आई थी, और आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया कि मैं हेल्थ की प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रही थी, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को स्पेनिश आती है, बट समटाइम्स ऐसे होता था कि वो मेरे साथ
नहीं अगर जा सकते थे किसी वजह से, तो मैं सारे रास्ते इतनी नर्वस जाती थी कि मैं किस तरह लिटरली उनसे पूछ के, लिख के, और वो वाली जो सेंटेंसेस होते थे उनको रिपीट करती रहती थी कि ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। और फिर मतलब बहुत सारी दफ़ा ऐसे हुआ कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने प्रोफेशनल की बात ही नहीं समझ पा रहे हो, वो आपसे क्या पूछे, ये कितनी अननोइंग चीज़ होती है, कितना इंसान हेल्पलेस फील करता है इस टाइम पे। तो इन चीज़ों को देख के और अ, उस जर्नी को देख के जो मैंने 3 इयर्स यहाँ पर गुज़ारे, मैंने मीडिएशन की तरफ इसलिए जाने का प्लान किया क्योंकि मीडिएटर कहीं न कहीं एक सपोर्ट होती है प्रोफेशनल के लिए भी और यूज़र के लिए भी। और जब हम जाते हैं हमें देख के क्योंकि ज़्यादा मैं हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ पेशेंट्स की, लिटरली मैंने हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हुए लोग देखे, वो उनकी आँखों से आँसू निकलने लग जाते हैं। हमारा सिर्फ़ जब मैं उनको सलाम करती हूँ या इंडिया से हों, उनको जिस तरह हम लोग ग्रीट करते हैं सारा कुछ, वो हमें देख के हमारे हाथ पकड़ लेते हैं। मतलब इमोशनल सपोर्ट सिर्फ़ ये नहीं है कि हम उनको ज़बानी उनका ख़्याल रख रहे हैं, वो चीज़ इतना मुझे भी एनर्जी देती है कि जब हम किसी को एनर्जी देते हैं, तो बेशक मेरी उस जर्नी ने इस प्रोफ़ेशन को अपनाने में बहुत कहीं न कहीं उसका हाथ है कि मुझे लगा जब मैं दूसरों के शू में जाके देखती हूँ, आज से मैं कुछ साल पहले एक शहर को देखती हूँ जो इतनी हेल्पलेस सी होती थी, तो ये लड़की भी उसी सिचुएशन में है, इसको कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ? और लिटरली बहुत बहुत प्यारा मुझे ऐसा लगता है मैं हर दिन घर से निकलती हूँ, मैं इतनी खुश निकलती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता हाय मुझे क्यों जॉब पे जाना पड़ा है। हर दिन एक प्यारी सुबह के साथ, बहुत सारी डिफरेंट सोचों के साथ, लोगों के प्यार के साथ हमेशा जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने बात किया कि एक यंग सी शहर थी, अगर आपको वो शहर सामने आ जाए आज, आप उसको क्या कहेंगी? वो जो अभी स्पेन आई थी और ये प्रोसेस अभी स्टार्ट कर रही थी, तो आप उस शहर को क्या बोलोगी? मुझे ऐसे लगता है कि उस वक़्त बोलूँगी कि उस वक़्त वो शहर पैदा हुई थी और आज वो बड़ी हो हुँ। गई है। उस वक़्त वो सिर्फ़ पैदा हुई थी, एक छोटा बच्चा जिसको ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं होता, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अ, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं आता, वो कहीं न कहीं दूसरों का डिपेंडेंट होता है। वो उस वक़्त शहर पैदा हुई थी और आज शहर बड़ी हो गई है, उसे ज़िंदगी का पता लग गया है, उसका ज़िंदगी की मुश्किलों को कैसे डील करना है उनका पता लग गया है और ज़िंदगी कितनी प्यारी है उसका पता लग गया है। दैट्स सो नाइस। दोबारा से वो ना रिबॉर्न अगेन। अच्छा, अभी अब हमने बात की, आप बता रही हैं कि ऑब्वियसली साथ होते, आप जैसे बोल रही हैं आपके हस्बैंड साथ थे, आपको स्पेनिश में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बहुत सारी फीमेल्स को यही फेस करना पड़ता है। एक तो लैंग्वेज से, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं। हुँ, फील लाइक के यू फील, आई डोंट नो, कहना चाहिए लिटिल स्टूपिड कि भाई मुझे कुछ आता नहीं है, इवन एग्ज़ैक्ट तो ऐसा नहीं है, यू जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ। एग्ज़ैक्टली, और फिर यहाँ पे आके, जैसे आपने खुद भी बताया कि आप एक ऐसे माहौल से आते हो कि जहाँ पे आपको इट्स नॉट दैट कि सब किया कराया मिलता है, लेकिन फिर इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट ना, कि हुँ, हुँ, आपको एक एक कंफर्टेबल लाइफ होती है वहां पे जितना भी आप कर रहे हैं हुँ, अगेन। हुँ। और फिर यहाँ पर आके इतना एकदम से फिर सीखना बहुत सारी लेडीज नहीं कर पाती हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इट इज कि हम उस माइंडसेट से निकल के, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे रहना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो हमें इस इंसान को निकालना पड़ता है, जो खुद अपना सब कुछ करे, जो खुद जबान सीखे, कम्युनिकेट करे। हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इट इज, और कितना लोग अभी तक इसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे इस चीज को? मुझे ये लगता है कि अल्लाह करे कि ये पैगाम मेरा बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे अपनी बहनों को, अपनी माँओं को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंस यानी इंसान जब खुद से सब कुछ कर सकता है और उसको दूसरे के ऊपर किसी तरह भी डिपेंड नहीं करना पड़ता, वो एक फीलिंग ही बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहनें मेरी एज की या हमसे जो बड़ी हैं, आप लोग जो माशाल्लाह जो यूथ है,
उनके पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गया माशाल्लाह। कुछ सोशल मीडिया ने दे दी है, कुछ आप लोगों का ब्रॉडअप इन मुल्कों में हुआ है, तो आप लोगों का विजन, आप लोगों का एक्सपोजर हम लोगों से बहुत बड़ा है। मेरी उम्र की खवातीन या मेरे से बड़ी उम्र की जो खवातीन है, मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपनी सेल्फ लव सिखाया ही नहीं गया था। जब हम लोगों की शादियां हुई, हमें ये नहीं बताया गया था कि तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। और वो चीज़ें मैं आज भी खवातीन में देखती हूँ कि जब उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं तो वो हमारे पास तब आती हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और फिर मैं उनसे पहला सवाल, क्योंकि डॉक्टर्स पहला सवाल ये करते हैं कि कितने टाइम से प्रॉब्लम है, जब वो कहती हैं 3-4 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, तो उनका दूसरा सवाल ये होता है, आप पहले कहाँ थी, आप पहले क्यों नहीं आई? तो जब मैं उनसे ये सवाल करती हूँ तो वो कहती हैं, टाइम ही नहीं मिला, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा। ये उनके जवाब होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील होती है। मैं हमेशा ये उधर भी पैगाम देती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग अगर खुद ठीक होंगी, आप लोगों की सेहत खुद ठीक होगी, तभी आप सबका ख़्याल रख सकेंगी। आप लोग खुद खुश होंगी तो तब आप दूसरों को खुशी दे सकेंगी। अपना खुदाया ख़्याल रखा कीजिए, आप बहुत कीमती हैं, अगर किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपसे आपके बारे में, आपकी ज़ात के बारे में सवाल करना है कि आपने ये जो जिस्म मैंने तुम्हें अपनी अमानत दिया था, तुमने इसका ख़्याल रखा ठीक से या नहीं? तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। उसमें हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम लोगों ने एटलीस्ट वॉक करनी है, ठीक है, जिम-शिम ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल है हमारी ख़वातीन के लिए कि हमें ये सोचना है कि हमारे लिए ख़ास चीज़ें क्या हैं? क्योंकि अब हम यहाँ पर आ गए हैं ना, अब हम बच्चों के लिए हमने यहाँ पर अब रहना है। उन्होंने स्कूलिंग भी इधर ही करनी है, पढ़ना भी इधर है और हमने कितने साल अब इधर रहना है। पाकिस्तान हम पीछे छोड़ आए हैं ना, मतलब हमने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, अब हम वापस तो नहीं जाएँगे। चलो वो तो कभी अगर हो भी तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अब अगर इधर रहना है तो यहाँ पर सबसे पहले ज़बान सीखनी है। ज़बान सीखनी ताकि आपके लिए वो ज़रूरी है। आप अपने मतलब स्कूल में अक्सर, क्योंकि मैं स्कूल्स में भी जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पर भी अक्सर जो 9 बारिश के स्कूल्स हैं वहाँ पर जाती हूँ। तो वहाँ पर भी यही होता है कि मदर्स जो है अपने बच्चों के बारे में, अगर मैं ना हूँ तो वो पूछ नहीं सकती, वो सवाल जो करना चाहती हैं, जिन चीज़ों के बारे में कंसर्न होती हैं, प्रोफ़ेसर्स ने उनको जो बच्चों के बारे में अ, बताना होता है या कुछ भी उनकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में, तो उनको ज़बान ना आने की वजह से कितने ये हमारे लिए कितनी बड़ी रुकावट है ना। तो जब हमें पता है कि ये एक किस्म की ऑब्लिगेशन है, जिस तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हमें पता है ये हमारे लिए फ़र्ज़ इबादत है, हम अपने दीन को लेके हर चीज़ करते हैं, तो इस दुनियावी चीज़ों के लिए भी कुछ चीज़ों की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि जब हम इस मुल्क में आ गए हैं और हमने हिजरत कर ली है, तो फिर इस मुल्क की मैं सकाफ़त को अपनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपने कल्चर को छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ कह रही हूँ कि हम अपनी ज़बान सीखें, ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ताकि अगर कल को कोई हमें बिला वजह इंसल्ट करे या हम गलत नहीं हैं, वहाँ पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें कि नहीं, तुम गलत हो, मैंने, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे ऐसे लगता है कुछ लोग हमें, जिन लोगों को ज़बान नहीं आती उनके ऊपर लोग थोड़े से हो जाते हैं कि इसको तो ज़बान नहीं आती, कुछ भी कह रहे हैं, बेचारे डर के अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए यहाँ पर रहना है तो फिर ज़बान सीखिए, दूसरे अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखिए। अगर माँ सेहतमंद है ना, तो पूरा घर ऐसे लगता है जैसे सब कुछ अच्छा है, माँ खुश है ना, तो ऐसे लगता है सब कुछ खुश है। तो माँओं को अपना बहुत ख़्याल रखना चाहिए। अभी इतनी यंग ख़वातीन हमारे पास डायबिटीज़ की पेशेंट, डायबिटिक, अपना ख़्याल नहीं रखती, टाइम पे सो नहीं पाती। प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए, ये चीज़ें सब कुछ हमारे हाथ में, हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे पता है मेरे लिए कहना बहुत आसान है, जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो, हिम्मत करें तो। What do you think it's the actual reason, the real reason behind जहाँ पे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फीमेल्स टाइम नहीं निकाल पाती, या इट्स नॉट ओनली टाइम निकालना, थोड़ा सा वो एक आई थिंक मेंटली भी इतना वो स्टेट में नहीं होती कि वो दे डोंट फील लाइक डूइंग थिंग्स,
यू नो व्हाट आई मीन, एग्जैक्टली। आई डोंट नो मैं सवाल सही से कर पा रही हूँ कि नहीं, बट आपको क्या लगता है कि रियल रीजन क्या होता है जिस वजह से वो इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं ले रही हैं? चाहे वो अपनी सेहत के भी हवाले से हो, चाहे वो लैंग्वेज के हवाले से हो, या चाहे वो ये थोड़ा सा गैदरिंग हो गई, कम्युनिटी में इंटीग्रेट करना हो गया। मेरी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं 2-3 जुमले रेपिटेडली सुनती रहती हूँ, लोग रिपीट करते हैं डिफरेंट यूजर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ। एक तो जब ज़बान का, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है किसी भी आप हॉस्पिटल में, काप में, किसी भी जगह जाओ तो प्रोफेशनल्स लाज़मी ये मैसेज देते हैं जो नए आए होते हैं उनको, जब प्रोटोकॉल के लिए उनके ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ करने के बाद जब हम उनको कहते हैं कि यहाँ पर ये जगह मौजूद है, आपने ज़बान सीखनी है, तो आगे से मुझे ज़्यादातर जो जवाब स्पेशली खवातीन का मिलता है वो ये कहती हैं, "असी केड़ी कोई जॉब करनी है, असी केड़ी कोई जॉब करनी है।" ठीक है? जो तो हम सीखें सिर्फ जो उनका मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि जिन्होंने जॉब करनी है सिर्फ उन्होंने ज़बान सीखनी है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अ, तो ये वाली चीज़, और दूसरा जब इनको हेल्थ के हवाले से कहा जाता है कि आप अपना ख़्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? आपको ये चीज़ समझाई थी, आपको ये नहीं खाना था आपने, तो अक्सर आप यकीन करो 40% लोग मुझे जवाब देते हैं, मरना तो है ना, तो खा पी के क्यों ना मरें। तो उस पे आप यकीन करो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगी, मैं ये अक्सर ये वाला जवाब सुनती हूँ, तो फिर मुझे ये होता है, मैं कहती हूँ ठीक है, मरना हम अपनी ना वक़्त से पहले जाएँगे, ना वक़्त के बाद जाएँगे, लेकिन हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ तो अच्छी रखनी है कि तब जब तक जिएँ, खुदा ना ख़ास्ता मोहताजी के बगैर या बीमारियों में आए दिन दवाई खा रहे हैं। इन चीज़ों में ये वाले कॉन्सेप्ट हमें थोड़े-से चेंज करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन हम लोग, क्योंकि जो पाकिस्तानी औरत है ना, हो सकता है यहाँ पर शायद कुछ लोगों को मेरा ये बात इतनी पसंद भी ना आए। हम लोग ना कहीं न कहीं पाकिस्तान से इस चीज़ के यूज़्ड टू होते हैं। हमारे वहाँ पर हेल्पर्स होती हैं। हम लोग बहुत ईज़ी लाइफ़ की हिली हुई ख़वातीन हैं। मैं भी थी। मैं उन औरतों में सबसे पहले अपने आप को शामिल करती हूँ। मैं भी थी, लेकिन वो जो कम्फ़र्ट ज़ोन है ना, वो हमारे लिए आगे जो हमारी मिडल एजेस या थोड़े जब हमने आगे एज में चले जाना है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमें अब आफ्टर 40s अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और किस तरह करना है, हिल-जुल करके। अपने लिए खुद ग्रोसरी करें, बाहर निकलें, इंटरैक्ट करें। अच्छा, लोकल्स में नहीं करना चाहती, ना करें। अपनी यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स बनाएँ जो पाकिस्तानी हों, इंडियन हों। इतना अच्छा लगता है। ये भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि सारी नहीं, बहुत सारी हमारी सोशल ख़वातीन भी हैं, मतलब, लेकिन मेजॉरिटी जिनके साथ मेरा इंटरैक्शन होता है, वो लोग बेचारियाँ बस बच्चों को स्कूल से घर ले आई, खाना बना लिया, स्कूल से घर छोड़ आई, इसी तरह, और उसके बाद उनकी सोशल लाइफ़ कोई भी नहीं है, और फिर वो एक टाइम आता है, फिर वो डिप्रेशन वाली साइड, डिप्रेसिव वाली साइड पे चली जाती हैं, और फिर जब वो हमें उन्हें देख के ही पता लग जाता है कि वो कितनी अकेली हैं। अकेला इंसान, मैं समझती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो हमारी जो अपनी कंपनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मी टाइम बहुत ज़रूरी है, अपने साथ वक़्त गुज़ारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं सोशलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। कोई एक तो एट लीस्ट या 2 लोग तो हों जिनको आप अपने दिल की बात बता सकें, जिससे आप बता सकें कि आप क्या फ़ील कर रही हैं। हो सकता है समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ों के आप थ्रू जा रहे हैं जो कि आपको नहीं पता लग रहा, लेकिन हो सकता है आपके आपके फ्रेंड आपको कहे कि इस टाइम पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। और साइकोलॉजिकली हेल्प लेना हमारे यहाँ एक किस्म की टैबू। टैबू है। मेरी परसों मैं एक खातून के साथ काम कर रही थी। उनकी बेटी है, मतलब, मैं ये एनोनिमस नाम वगैरह मेंशन नहीं कर रही, मैं वैसे एक बात बता रही हूँ कि एक केस आया जिसमें इनकी बच्ची 17 इयर्स की है, सारी बात अभी 18 की नहीं हुई। तो हमने उनको कहा कि इसको ये प्रॉब्लम है, अब हम इसको रेफ़र करने लगे हैं सालूत मेंताल का फलाना-फलाना जगह है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मैं यूँ बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे हाथ पे एकदम से कहती, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात कर रही है? मेरी बच्ची पागल थोड़ी है। ओह माय गॉड! अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में मैं इतनी, उस वक़्त फिर मैंने डॉक्टर से परमिशन ली कि मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दें, तुम इधर बैठो, उसके बाद मैं तुम्हारी इजाज़त से ये बात उस तक पहुँचा सकती हूँ अपने तरीके से। वो कहती है, आप बताओ। फिर मैंने उनको कहा कि जिस तरह हम लोगों को बॉडी में पेन होती है, बुखार होता है, हम कितने आराम से, बड़ी प्राउडली
घर वालों को भी बता रहे हैं, फ्रेंड्स को भी, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है मेरा एक्स से। अगर हम डिप्रेस्ड हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल हेल्थ के थ्रू हम जा रहे हैं, तो मेंटल प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो हम उसको क्यों ऐसा समझते हैं कि खुदा ना खास्ता हम पागल ही हैं, तो ये हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें थेरेपीज लेनी चाहिए, साल में 1 या 2 दफा तो लाजमी लेनी चाहिए। हम बहुत सारी चीजों के थ्रू जा रहे होते हैं, फौलाद की तो बने हुए नहीं है। तो हम लोगों को इस तरह की हेल्प, जहाँ पे आपको लगे कि आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो, आपका रोने का दिल कर रहा है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, आप थक गए हो, आप आओ प्लीज, अपने प्रोफेशनल से बात करो, वो आपको रेफर करे। आपको हेल्प की जरूरत है कि आपकी कोई काउंसलिंग करे, आपको बताए। मतलब इस चीज के लिए प्लीज मत खामोश रहा करें। बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और फिर बाइपोलर जो है वो शिज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो गया। फिर वो बेहतर नहीं है कि हम शुरू में उन चीजों को पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट कर लें, ना कि चीजें इतनी आगे चली जाएं कि फिर ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो अपना इन बारे में इंसान हमें बहुत नॉर्मल होना चाहिए कि जिस तरह फिजिकल हेल्थ के लिए हम आराम से डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी अगर हम मेंटली ठीक नहीं फील करें तो फौरन अपने प्रोफेशनल से राब्ता करें इस हवाले से। और एक और जो आपने बात की, हमसे जो बड़े हैं ना, वो हम्म। बहुत जल्दी एक जैसे आप बता रही थी ना कि एक पॉइंट पे आके आपको थोड़ा सा और ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि हमारा उल्टा कर लेते हैं। एक पॉइंट पे आके 40s पे आके कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए, जबकि आप यहाँ के जब लोकल्स देखते हैं हाँ, तो फिर सोचते हैं कि नहीं, अभी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारा कुछ करना है। बहुत सारा कुछ करना है ना। मेरी ये चीज, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि हम लोग 40s के बाद बस समझते हैं कि जैसे बस अब हमने गो ना, के हमने जैसे हम पैदा हुए हमने जाने की प्रैक्टिस तो हमने करनी है। हमें नहीं पता हम 15 साल की कब उम्र में जाएं समय कब जाएं, कभी लेकिन 40 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बस कहते हैं अब तो लिटरली मैं बताऊं, मुझे फैमिली में किसी ने कमेंट किया, तुम रेड कलर पहनोगी, तुम लहंगा पहनोगी। मैंने कहा क्यों, बिल्कुल पहनूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है मैं अपनी औरतें वैसे उम्र नहीं बताती, लेकिन मैं बता रही हूँ 40 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है जिंदगी का 40 के बाद इंसान को पता लगता है। मेरी आप देखो, बीइंग अ मुस्लिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब नाजिल हुई थी? 40। अल्लाह 40। क्यों? क्योंकि इंसान 40 के बाद उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका तजर्बा, उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां पे उसको जिंदगी का सही पता लगता है, वो वाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये तो खूबसूरत जिंदगी का टाइम स्टार्ट होता है, इसको भरपूर जिए। मैं तो अब तो रोज कहती हूँ मैंने हर दिन ऐसे जीना है कि मैंने अपनी जो जवानी सही वाली जब तक हूँ तब तक मैंने ये भी पहनना है, वो भी करना है, ऐसे करना। मैं सारी बहनों को, जो मेरी बहनें, मैं भी आप उनकी एज फेलो ही हूँ, तो आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखा करें और खुश रहा करें और अच्छे अच्छे कपड़े पहना करें। और यही तो लाइफ है, यही तो टाइम है हमारा एंजॉय करने का। I keep repeating this to my mama। मैं मम्मा को हमेशा, वो जब कुछ होता हम्म, ना कि अब मैं मेकअप क्या करूंगी, मैं क्योंकि सो व्हाट, अब क्यों, तो क्या हाँ। करना है। और मेरी 40s के बाद ही हमारे जो मसल्स हैं ये चीजें वीक होना शुरू हो जाती हैं। और इस टाइम पे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, हमने पहले कभी जिम नहीं किया, पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, अब 40 के बाद क्या करना है? 40 के बाद ही तो करना है। मतलब अगर तो शुरू से ही कर रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड कि हमारी वो एक रूटीन बनी हुई है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने पहले कभी नहीं की तो 40s के बाद बाखुदा बहुत जरूरी है कि हम अपने मसल्स को स्ट्रांग रखें। अगर अपनी टांगों पे चलने चाहते हैं, अपने टांगों के मसल्स को स्ट्रांग करें। ये चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस तरह के कोई सेमिनार्स देते हैं या ऐसे कोई जो चार्टर्स वगैरह होते हैं जिनमें आप जी मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करते हैं बिल्कुल। हम लोग करते हैं मेरी, हम डिफरेंट सेंटर्स में जाके, जिस तरह प्रोफेशनल्स होती हैं, जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, उनके साथ सेशंस देते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट है हमारी, मेरी बहुत अच्छी कुलीग सिल्विया, उनके साथ हम जाके डाइट चार्ट बताते हैं। मतलब डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ हम लोग ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ लाजमी करते रहते हैं। उसके लिए नेक्स्ट टाइम ऐसे है कि असल में होता है कि हर बारियों का डिफरेंट होता है, तो कोर्स दूसरी जगह के लोग नहीं आ सकते, लेकिन मैं ज्यादातर रवाल वाली साइड पे करती हूँ और पेसोस वाली साइड पे। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ लाज़मी हर बारियों वाले करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एक जगह हो रहा हो और दूसरी जगह नहीं हो रहा हो। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा कंसर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने जो काप्स हैं वहाँ जाकर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उनके पास इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कब-कब हो रही हैं। जब आप उनको कंसर्न शो करेंगे, फॉर श्योर वो आपको ज़रूर बताएँगे कि यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है और आप लोग इसमें ज़रूर जाएँ। उसके अलावा कसाल जितनी भी बारियोज़ में होते हैं या सेंट्रो सिविकोस जो होते हैं, वहाँ पर भी हमेशा जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनकी एनुअल जो होती हैं, वो डेट्स वगैरह, जगहें सब मौजूद होती हैं। ये मेरे ख़्याल में हम सबको ही पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए सिर्फ़ बता रही हूँ कि इन जगहों पे ज़रूर जाइए, वहाँ पर ज़रूर एक्टिविटीज़ जो करते हैं। आपको इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आता है? आपको रिज़ल्ट नज़र आता है थोड़ा बहुत? या कभी-कभी आप थक जाती हैं कि यार इतना मैं बोलती हूँ, इतना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो नहीं पहुँचता ठीक से? जी, मेरी या थक थकती सॉरी आप कुछ कह रही थी? नहीं, हुँ। आई वांट टू लिसन, सॉरी। अ, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है मुझसे मेरी बात पूछ रही है और मैं मैरी को बता रही हूँ। यूजुअली मैं आई एम अ वेरी गुड लिस्टनर, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ और अपना मैसेज पहुँचा रही हूँ और मैरी मुझसे सवाल कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी नहीं, दिस थैंक यू टू यू। अपॉर्च्युनिटी। और मैरी एक्चुअली बताने इतना इधर इसलिए मेंशन करूँगी कि मुझे यूएबी यूनिवर्सिटी से आज के दिन के लिए ही अप्रोच किया गया था रेडियो पे पॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, तो मैंने और ये एक किस्म का मैसेज है, कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट, ये नहीं देखना कि कौन-सी नहीं, इट्स कमिटमेंट। ओके, आप तो हाँ। हम किसी और दिन कर लेते, इट्स ओके। नहीं, लेकिन मैंने अपनी बहुत अच्छी कोलीग हैं, उनका रेफ़र किया कि वो भी मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा ओह, दैट्स सो उनका स्वीट ऑफ यू। हाँ, मतलब यानी कि एक्सपोज़र है और माशाल्लाह वो मुझसे ज़्यादा अच्छा करेगी, तो फिर मैंने अपनी प्रोफ़ेसर को कहा कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें क्योंकि ऑलरेडी मैं जो हूँ कहीं और कमिटेड हूँ। Thank you तो so much. I नो, appreciate it. Believe me, I नो, appreciate नो, it a नो, lot क्योंकि अगर we could have changed any time. नो, 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 कम ऑन। ये प्रोफ़ेशनल चीज़ है और इसको हमें हर जगह पे अप्लाई I करना appreciate चाहिए। it. थैंक यू। तो मैं ये कह रही थी थकती तो मैं कभी भी नहीं हूँ इस मामले में कि मैसेज देना है, देना है, देना है, देना है, देना है। हाँ, समटाइम्स थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हम स्पेशली एक प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं उनके लिए, प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, मेरी अलग सर्विसेज़ ली जा रही हैं, हम लोग इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, हमने उनको किस तरह मोटिवेट करना है, कैसे मैसेजेस देने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे होता है, कोई भी सेशन होता है, शुरू में अगर 15 लोग हैं तो शुरू के 1-2 सेशंस में आएँगे 15 तो नहीं, ख़ैर कभी भी पूरे तो कभी भी नहीं आते, इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर 11-12 आ रहे हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो क्वांटिटी वो कम होते लास्ट के जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें फिर 2-3 लोग रह जाते हैं जो कि फिर मुझसे प्रोफ़ेशनल से सवाल ज़रूर करते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देती या उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हैं? और कभी-कभी मैं खुद ये सवाल अपने आप से भी करती हूँ कि अगर इनकी जगह मुझे कभी ये अपॉर्च्युनिटी मिली होती तो मैं अवेल करती या ना करती? तो मैं सोचती हूँ मैं तो भाग के अवेल करती कि यहाँ पर हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम लोग इन अपॉर्च्युनिटीज़ को क्यों अवेल नहीं करते? और ये ऐसे थोड़ी होता है कि हमें डेली बेसिस पे ये करना है, ये स्पेसिफिक एक टाइम होता है जिसमें आपने अगर वन्स अ वीक आना है, तो आप प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए। ये अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस का ही एक हिस्सा है कि अगर आपने किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ अगर कोई सेशंस हो रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आपने कौन-सी एक्सरसाइज़ या एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स घर में कर सकते हैं। फिर आप दोबारा वो मोटिवेशन कैसे लाती हैं? बिकॉज़ एक तो अप्रोच कैसे करते हैं आप इन लोगों से? कैसे अपना पहुँचा पाती हैं? बिकॉज़ चलें आपका तो एक सर्कल बन गया हुँ। होगा, तो आप उन्हीं के थ्रू। जी। अक्सर ऐसे होता है जो मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह गलमार्ग के मैं अगर उनके साथ कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जिस तरह हमने अभी प्रोजेक्ट तेस्तरैया किया था जो मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड बच्चे जो अंडरवेट हैं या हुँ, उनको हुँ। इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो फिर वो प्रोफ़ेशनल्स ही रेफ़र करते हैं और उनको फिर हम लोग बताते हैं। लेकिन मैंने अब एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है कि मैं प्रोफ़ेशनल से यूज़र्स के या पेशेंट्स के
या जो भी होता है उनके नंबर्स पहले लेती हूँ और उनको कॉल करती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं कोई ना पेमेंट लेती हूँ ना कुछ, लेकिन मैं उनको सिर्फ़ उस चीज़ की इम्पोर्टेंस के हवाले से ज़रूर बताती हूँ कि ये आपके लिए हम कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। और इस चीज़ के बाद थोड़ा-सा बेहतरी आई है, क्योंकि जब वो प्रोफ़ेशनल्स के साथ जब उनको डायरेक्ट कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि आपने इस सेशन में आना है और वहाँ पर सहर भी मौजूद होंगी, तो उनको इतनी शायद चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन जब से मैंने उन्हें कॉल्स करनी शुरू की और उनको बताना शुरू किए, तो अब पहले से काफ़ी थोड़ी बेहतरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। That's nice. हुँ, हुँ। अच्छा चले एंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बातें तो इतनी सारी हो सकती है। आई लव व्हाट आर यू डूइंग। बहुत अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स मैं बता दूँ? अगर चलो बताना चाहती हैं तुम्हारे तो। हाँ, तुम्हारे प्रोग्राम के थ्रू ही ये सबसे पहला मैं मैसेज फिर पहुँचाने लगी हूँ। अभी मेरा एक और रिसेंटली एक और मैंने अभी पॉडकास्ट करना है अपने कोलीग के साथ, लेकिन ये पैगाम मैं आपके थ्रू ही, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है। मैं इंशाल्लाह फ़रवरी नहीं, मार्च अप्रैल तक अपना ऑफ़िस ओपन करने लगी हूँ मैच मेकिंग के लिए। ओह, जी। नाइस, हाँ, दैट्स न्यू। दैट्स टोटली न्यू, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरैक्शन करती हूँ और अपनी जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं न कहीं मेरी नज़र से गुज़रती हैं। और अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो अक्सर ऐसे सवाल करते रहते हैं कि आपको किसी अच्छे लड़के का पता हो तो बताइए, किसी अच्छी लड़की का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक प्रोफ़ेशनल तरीके से किया जाए, जिसमें मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जो मेरा ऑफ़िस होगा उसमें मैंने एक स्पेशल मीटअप रूम बनाना है, जहाँ पे शुरू में जो फैमिलीज़ हैं, लड़के की और लड़की की, वो आके पहले वहाँ पर मिलें। वो फ़ॉर्मेलिटीज़ ना करनी पड़े कि लड़की वाले लड़के के घर जा रहे हैं, लड़के वाले लड़की के, मतलब ईज़ करने के लिए, ताकि शुरू में ही देखें कि उनकी कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, देखिए यहाँ के बच्चों की सोच बहुत, विज़न बड़ा ओपन है। और अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि पीछे से कज़िन मैरेजेस करके यहाँ पे फैमिली रियूनियन के थ्रू आ रहे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी काइंड ऑफ काउंसलिंग की है, जहाँ पे फोर्स्ड मैरेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कम्युनिटी को इस हवाले से काफ़ी हद तक चेंज आया है। पेरेंट्स की देखने का नज़र इस हवाले से नज़रिया चेंज हुआ, और वो इस चीज़ पे मान गए हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को। और मैं अभी यहाँ पर उन पेरेंट्स को, जो अल्लाह करे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जाए, ये पैगाम दूँगी कि आप लोगों को अपने बच्चों पे फ़ख्र करना चाहिए, जिन्होंने आप लोगों को इस मुल्क में रह के भी कह रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी से हम देखेंगे, आपकी पसंद से करेंगे। तो उनकी इस चीज़ को एप्रिशिएट करें, और उनको वाक़ई में ऐसे उन्होंने सारी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है, इस बारे में आप लोग अपनी थोड़ी-सी सोच बदलें। बच्चों की हर तरह से कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनको उनको ये हक होना चाहिए कि वो एटलीस्ट आपकी इजाज़त के साथ, आपकी मर्ज़ी के साथ अपनी पसंद के जो मतलब यानी कि अपने मुताबिक लोग लाइफ़ पार्टनर चूज़ कर सकें। और उसमें हम लोग हर तरह से, क्योंकि मैं भी अपने कल्चर को जानती हूँ, मैं अपने रिलिजन को जानती हूँ, और हम लोग हर लिमिट को, हर हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा काम करेंगे जिसमें पेरेंट्स को भी किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो, और बच्चों की भी कहीं न कहीं मतलब जो है, जो उनकी ख़्वाहिश होती है अपने पार्टनर को जानने की, 1-2 दफ़ा बात करने की, थोड़ा-सा इंटरैक्ट करने की, वो भी पूरी हो। तो इंशाल्लाह ये मेरा फ्यूचर प्लान है, जो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है 2026 के ईयर में इंशाल्लाह। दैट्स यूनिक, दैट्स डिफरेंट। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब कुछ तो आपने देखा होगा, या कुछ आपने एक कि भाई एक प्रॉपर प्रोफेशनल एक प्लेस होनी चाहिए, इस चीज को सीरियस लेना है। कब कब आपने सोचा, या कैसे सोचा, या क्यों सोचा? मेरी क्योंकि हम लोग जब हॉस्पिटल्स में या काप्स में काम कर रहे थे, तो हर प्रॉब्लम के लिए कहीं न कहीं लोग अपने डॉक्टर से रुजू करते हैं। यंग बच्चियाँ जो हैं, उन्होंने कहीं न कहीं हमें इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मैसेजेस देती हैं आके कि
क्यों डिप्रेशन में है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन चीज़ों के थ्रू फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने, क्योंकि यही तो मीडिएशन है जहाँ पे हमने प्रोफेशनल्स को बताना है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है मेरे कल्चर में कि पेरेंट्स जो है वो पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपने ये नहीं समझना कि ज़ुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको समझाना है, हम उनको उनकी काउंसलिंग करेंगे, ना कि हम उनको ऑब्लिगार एकदम से कर दें कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते इस तरह। तो फिर ये वाली चीज़ें जो थी, बहुत ज़्यादा केसेज़ आने शुरू हो गए थे फोर्स मैरिजेज़ के लिए, कि बच्चियाँ नहीं करना चाह रही और उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि उनके तायाज़ाद, चचाज़ाद, खालाज़ाद, मामूज़ाद के साथ उनकी शादियाँ करा दी जाएँ, जिनको वो जानती ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देख के, उसके बाद बच्चियों से बात करके, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख के, इवन मदर्स भी हैं, जो मदर्स होती हैं, वो भी कहीं न कहीं अ, माँ का दिल बहुत नरम होता है ना, तो माँ जो होती है वो बच्चे की खुशी में ही खुश होती है। फादर ज़रा हमारे थोड़े-से स्ट्रिक्ट होते हैं, अभी तक वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हर किसी की बात मैंने करी, मैं इन जनरल बात करी है, मैंने जितनी भी बातें की हैं, वो इन जनरल की हैं, मैंने स्पेसिफिक किसी भी उस हवाले से नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि माएँ भी अक्सर हमारे यहाँ पर 1-2 केसेस काफ़ी आपको भी पता होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट किया गया। उसमें भी जो उनकी मदर थी, वो अंदर से नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की वहाँ शादी हो, लेकिन वालिद साहब की ज़बरदस्ती की वजह से वो हुआ, और ये सारी चीज़ें। कहने का मकसद है, ये ओवरऑल मेरा जो डिसीज़न लेने का मकसद यही था कि मैं ये प्रॉब्लम्स बहुत देख रही थी कि बच्चियाँ जो हैं या बच्चे जो हैं, वो उन्हें फ़ोर्स किया जा रहा है और वो नहीं चाहते। वो एटलीस्ट ये भी नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे कोई अफ़ेयर्स खुदा ना ख़ास्ता चलाए हुए हैं, या वो लोग एटलीस्ट इतना चाहते हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी तो हो ना, मतलब उन एक-दूसरे की कम से कम एक लेवल पे एक-दूसरे की सोच जो है मिलती-जुलती हो, सारी लाइफ़ गुज़ारनी है। हम लोगों को तो पता नहीं था, हमारे माँ-बाप को तो पता नहीं था। अब माँ-बाप को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि इवन हज़रत अली का भी फरमान है कि अपने बच्चों को अपने साथ कंपैरिज़न मत करो, क्योंकि वो ज़माना और था, अब का ज़माना और है। हमें उसके साथ-साथ अपना चेंज करना है। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं, हमने तो अपने माँ-बाप को ये किया, हमने तो हमारे माँ-बाप के आगे, तो तुम लोग क्यों? इसलिए कि वो हमसे 20 नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में से हैं, वो हमारी 2 जनरेशन, कभी-कभी 2 जनरेशन का गैप है। जनरेशन गैप्स की वजह से ऐसे है कि हमें इन चीज़ों का समझना चाहिए। सारी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है, आपका पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ़ का। 90% जो होता है ना, ज़िंदगी की खुशियाँ, कामयाबियाँ, सुकून, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए कैसा पार्टनर चूज़ किया है, या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कैसा पार्टनर चूज़ किया है। अभी इन्हीं 10-11 सालों में इतनी डिफरेंस, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सब कुछ बदल चुका है, बदल सब कुछ। चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया, ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। मेरी हम वही मैं कहती हूँ ना, हम जो 80s के लोग हैं, मतलब 1980s में जो ऑनवर्ड्स जो सारे पैदा हुए, हम लोगों ने वो लाइफ भी देखी है बगैर मोबाइल के, और हम लोग अब सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो मैं कहती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल जनरेशन में मैं वैसे शेयर योर एक्सपीरियंस, आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने बोला ना कि सिर्फ आपने एक वो वर्ल्ड देखी है, आपने वो जमाना भी देखा है कि जहाँ पे बिल्कुल फोन नहीं था, शायद आप बोल रही हैं, और ऑल्सो द कंट्री को चेंज करना, एक पाकिस्तान जैसी कंट्री से यहाँ आना, एंड देन अगेन वही बात के जहाँ पे आप लेटर्स लिखते थे, और जहाँ पे अगर, और लेटर्स वो जो बात करते हैं ना कि मैसेज पहुंचाने तक शायद महीना लग जाना कभी लग कभार। जाना, और अभी हम सेकंड्स लगता है हमें। सेकंड्स में। और तो आपको क्या, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? अच्छा, मेरी उस वक्त की भी बहुत एक खूबसूरती थी। मैं अभी कभी जब अपना बचपन सोचती हूँ, तो हाँ, टीनेज के लिहाज से या शादी वाले मामले में या इन चीज़ों में मुझे होता है कि उसमें थोड़ा-सा बहुत यंग एज में, मैं बहुत यंग थी, 18 ईयर्स की जब शादी होगी। उन चीज़ों में थोड़ा-सा होता है कि नहीं, हमने कुछ लाइफ में उस वक़्त पता ही नहीं था ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। पार्टनर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ टू गुड। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ
कि इन चीज़ों का पता नहीं था, जिस तरह आजकल की बच्चियों को, आप लोगों को कितनी अवेयरनेस है माशाल्लाह। लेकिन और चीज़ें जो बचपन है ना, वो बड़े खूबसूरत यादें, इतनी प्यारी, इतनी मासूम। अभी मुझे ऐसा लगता है कि गैजेट्स की वजह से कुछ गैप आ गया है फैमिलीज़ में। मतलब आप मेट्रो में कभी सफ़र करो, आप देखोगे पूरी लाइन में जो बैठा है वो मोबाइल लेके। मतलब इस तरह का कम्युनिकेशन, जो आपका फिजिकल कम्युनिकेशन है, वो बहुत कम हो गया। घर में हम बैठे होते हैं, इवन मैं अपने रूम में हूँ फॉर एग्जांपल, मैं बेटे को उसके दूसरे रूम में मैसेज कर रही हूँ कि आप मुझे ये दे दो, या आप इस तरह कर देना, आप यूं कर देना। मतलब इजी, कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव भी है कि कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, अप्रोच बहुत इजी हो गई है। लेकिन उस जमाने में जब हम लोग ईद कार्ड लिखते थे, या खैर मैं लेटर्स वाले जमाने की तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि ईद कार्ड्स मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ईद ईद के जो कार्ड्स होते थे वो स्पेशली लिख के और हम लोग पोस्ट करते थे कराची, लाहौर। तो वो उसकी एक और ही अपने, वो अभी तक हमारे पास है। जो मोबाइल्स में हम लोग भेजते हैं, वो मोबाइल चोरी हो गए या चेंज हो गए, वो सारी मेमोरीज चली जाती हैं। जो हमारे पास लेटर्स या जो कार्ड्स होते थे, उसकी वो अभी तक मेमोरीज मेरे पास, मैंने अभी तक उनको अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एक इफ यू गेट अ चांस टू गो बैक टू दैट टाइम, या यही रहना है, तो आप क्या चूज करेंगे? नहीं, मैं यहाँ पे रहना चूज करूंगी। पता है क्यों मैरी? मतलब ऑफ कोर्स देखो, बचपन में तो दुनिया में शायद कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपनी बचपन में वापस जीना ना चाहे। वो तो हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो कहते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन, वो वाली चीज। वो तो हर इंसान जिंदगी में, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैं बचपन में नहीं जाना चाहता। गो कि किसी का कोई ट्रॉमा रहा हो, अलग चीज है। लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अब जिंदगी जी रही हूँ, मैं इसमें ही रहना चाहूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सेल्फ डिस्कवरी की यहाँ आकर। वंडरफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में कुछ ना कुछ कर पा रही हूँ, स्पेशल उनके लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं, अगर आप मुझसे पूछो सहरा अपनी अपनी जिंदगी से मुतमईन है, तो मैं कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है मैं अपने बेटे को हमेशा ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम अपनी जिंदगी में हमेशा मुतमईन रहो। जो सक्सेस है ना, वो ये है कि आपके पास पीस ऑफ माइंड है और आप अपनी जिंदगी में खुश हो। सक्सेस ये नहीं है कि आप मिलियन या ट्रिलियन हो, पैसे हैं, लेकिन आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। छोटे से में भी, थोड़े से में भी अगर हम खुश है ना, तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है, और हमेशा मैं कहती हूँ, खुश रहना एक आर्ट है, और इस आर्ट को हम सबको सीखना चाहिए। खुशियाँ हमें तलाश करनी पड़ती हैं, खुशियाँ हमें तलाश नहीं करती। खुश रहिए, जिए और जीने दें, और जिंदगी के एक एक लम्हे को जिए, कि जिंदगी बहुत प्यारी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया सहर। थैंक आपने यू अपनी सो मच। जिंदगी इतनी, और जिंदगी का ये सफर इतनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से शेयर किया। आई एम श्योर आपकी स्टोरी बहुत सी लोगों के लिए एक होप और स्ट्रेंथ बनेगी। आपके लिए बहुत सारी कैसे कहें, सेहत, सुकून और कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक शुक्रिया यू मैरी, सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में हम लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमारे पास एक दूसरे को सुनने के लिए भी वक्त नहीं है। और जब कोई आपसे ऐसे, मुझे ऐसा लगता है जब कोई इस तरह सवाल करता है और आपसे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानता है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस। थैंक यू। द वे यू टॉक्ड, आप इतना सॉफ्टली बात करते, इतना प्यार से बात करते हो। और आई स्वेयर टू गॉड, आई नो मैं सबको बोलती हूँ कि एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज हर किसी की स्टोरी में कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आती है। बट द वे यू आर कैरिंग योर लाइफ, द पॉजिटिविटी, मुझे इतना, आई लव इट। और आई थिंक मेरे बहुत सारी चीजें मेरे अंदर रह जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। Likewise, Mary. Thanks for having me. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.